गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमको 11th चैप्टर का हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो हमारा टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल्स, उसके बारे में हम थोड़ा सा आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओवरऑल हम सिनेरियो पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अब बायोमॉलिक्यूल्स होता क्या है, एक्चुअली ये टॉपिक है, इसमें लिंक है किससे, मॉलिक्यूल से रिलेशन किया गया है। क्योंकि बायो एंड मॉलिक्यूल्स, बायो एज अ बायोलॉजी होता है और मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एज अ केमिस्ट्री से रिलेशन किया गया है, ठीक है। जिसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जो बायोलॉजी में जो केमिकल्स यूज किया गया, जो मॉलिक्यूल्स हमारे बायोलॉजी में यूज किया गया, ठीक है, उसी के बारे में हमको देखना है, ठीक है। अब एक्चुअली में बायोमॉलिक्यूल्स होता क्या है, ठीक है, ये क्या होते हैं, इनके बारे में हमको बात करनी है, ठीक है। तो बायोमॉलिक्यूल्स में बात करते हैं, तो जैसे अगर हम बात करते हैं, हम यहाँ पे लिविंग मैटर्स की बात करें, ठीक है। तो अगर एक लिविंग मैटर्स, अब एक्चुअली में लिविंग मैटर्स में ही प्रेजेंट होते हैं जो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो हमारा लिविंग मैटर्स है। तो एक्चुअली में हमारा लिविंग मैटर्स क्या होता है, हमारा लिविंग मैटर है क्या, ठीक है। तो आपने सुना होगा या आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि लिविंग मैटर एक्चुअली में होता क्या है। तो लिविंग मैटर होते हैं जो प्रेजेंट होता है जिनमें, उसमें होता है प्रोटोप्लाज्म। हमारे सेल में या जो सेल होता है, सेल में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। उन्हीं के बारे में पूरा ओवरऑल डिस्कस करना है, ठीक है। तो अगर डिफिनेशन देखा जाए तो दे आर molecules present in living matter, ठीक है। क्या होता है, दे आर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लिविंग। तो लिविंग मैटर्स में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये लिविंग मैटर्स एक्चुअली में है क्या, अब लिविंग मैटर्स में हमको बस केवल, क्योंकि आपने केमिस्ट्री में देखा होगा तो आपको इनऑर्गेनिक है ना ऑर्गेनिक होता है, एक में कार्बन का प्रेजेंटेशन होता है, एक में विदाउट कार्बन होता है, तो एक में कार्बन नहीं पाया, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है केवल जिनमें कार्बन का प्रेजेंटेशन हो, जिनमें कार्बन हो, उसी को हम रीड करेंगे इस बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कौन सा मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो लिविंग मैटर्स है, हमने अभी बताया क्या कि लिविंग मैटर एक्चुअली में होता क्या है। तो लिविंग मैटर एक्चुअली में है क्या, एज ए प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो हम डिस्कस किससे करते हैं, प्रोटोप्लाज्म के बारे में हम डिस्कस करते हैं, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब ये प्रोटोप्लाज्म तो बात हमको समझ में आ गई, आप सबको समझ में आ गई प्रोटोप्लाज्म एक्चुअली में होता क्या, ठीक है। तो अगर हम बात कर सकते हैं तो हम क्या कह सकते हैं इसको, कि कह सकते हैं कि इट इज द लिविंग मैटर ऑफ बॉडी, इट इज अ लिविंग मैटर ऑफ बॉडी। क्योंकि हमारे बॉडी की जो सबसे लिविंग मैटर है कौन सा है, प्रोटोप्लाज्म, अभी जस्ट मैंने बताया, ठीक है। तो क्या होगी इसकी डिफिनेशन, इट इज अ लिविंग मैटर ऑफ बॉडी, पहली पॉइंट, ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म की बात होती है कि इसकी मतलब जो प्रोटोप्लाज्म का जो टर्म है वो कितने दिया था, ठीक है। तो द टर्म, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय, ठीक है, कितने दिया था, परकिंजे ने, कितने दिया था, साइंटिस्ट जिनका नाम था परकिंजे, ठीक है। परकिंजे साइंटिस्ट है जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म का टर्म दिया था। अब और क्या देखते हैं, एक और ही बात होती है कि जैसे जो प्रोटोप्लाज्म है इसको एक नाम और दिया गया, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अभी प्रोटोप्लाज्म को एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है क्या है, हक्सले। तो प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल, ठीक है। अभी फिजिकल क्या होता है, जैसे मान लीजिए फिजिकल बेसिस ऑफ लाइट, क्या होता है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइट, जिसको रिप्रेजेंट किया था फिजिकल बेसिस ऑफ लाइट, ठीक है। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ एक क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, जिसको रिप्रेजेंट किया था साइंटिस्ट हमारे हेक्सले। किसने किया था भाई,
ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपको बेसिक चीजें, दो चीजें समझ में आई कि एक्चुअली में बायोमॉलिक्यूल्स होता क्या है। जिस लिविंग मैटर्स होता है जिसके अंदर बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब वो लिविंग मैटर एक्चुअली में है क्या हमारे बॉडी में, तो हमारे बॉडी में जो लिविंग मैटर्स है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब टर्म प्रोटोप्लाज्म किसने दिया था, परकिंजे ने। एंड अदर देन प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। क्या होती है, हमारी फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ होती है, जिसको रिप्रेजेंट किया था हक्सले ने। ठीक है, अब हम देखेंगे, नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। क्या देखेंगे, कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है, इसका कंपोजिशन किस किस पार्ट से फॉर्मेशन हुआ है प्रोटोप्लाज्म का। कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब देखते हैं नंबर 1 क्या पाया जाता है। नंबर 1 देखा जाता है तो सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म के अंदर वाटर की कैपेबिलिटी होती है, वाटर पाया जाता है। वाटर की जो लेवल होती है 70 to 90% होता है। ठीक है, दूसरा वाटर के साथ साथ इसमें पाया जाता है, कौन सा चाहे पाया जाता है, प्रोटीन। प्रोटीन की जो इसमें परसेंटाइल होता है 15%। उसके बाद पाया जाता है इसमें बेटा न्यूक्लिक एसिड। क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड पाई जाती है इसमें 7%। इसके बाद पाया जाता है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है 3%। ठीक है, क्या पाया जाता है 3%। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है लिपिड्स। लिपिड्स पाई जाती है 0.2%। क्लियर ना, मतलब कि हम देख रहे हैं कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म का। ठीक है, जिसके अंदर वाटर 70 to 90%, प्रोटीन 15%, न्यूक्लिक एसिड 7%, कार्बोहाइड्रेट 3% एंड लिपिड 0.2%। इसके बाद कुछ हमारे पास और भी चीजें पाई जाती है, जिसके बाद बोलते हैं इनऑर्गेनिक आयंस। तो इनऑर्गेनिक आयंस कितने पाए जाते हैं, लेस देन 1%। लेस देन 1%, मतलब 1% से भी क्या होते हैं, ये कम पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें सारी। अब ये जो हमारी इनऑर्गेनिक आयंस होती है, इनऑर्गेनिक आयंस, ये सब तो देखा जाएगा ओवरऑल लेक्चर्स में। बट क्या होता है, जो इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स के। जैसे नंबर 1 इंट्रा सेलुलर आयंस। ठीक है, कहने का मतलब होता है इनसाइड सेल्स, इनसाइड सेल्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक आयंस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इंट्रासेलुलर आयंस। ठीक है, अब कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे होता है हमारे पास। ठीक है, क्या क्या होता है, पोटेशियम फास्फेट एंड मैग्नीशियम। ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है एक्स्ट्रा सेलुलर आयंस। ठीक है, अब एक्स्ट्रा सेल मतलब ये आउटसाइड सेल्स, आउटसाइड सेल्स। अब ये क्या होता है भाई, सोडियम, क्लोरीन एंड कैल्शियम। ठीक है, तो ये जो हमारे हमने जो इनऑर्गेनिक आयंस को होता है, हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक होता है इंट्रासेलुलर आयंस और दूसरा था एक्स्ट्रा सेलुलर आयंस, जो सेल के इनसाइड हो, अंदर हो पोटेशियम, फास्फेट, मैग्नीशियम, और बाहर होते हैं सोडियम, क्लोरीन एंड कैल्शियम। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, इन सेल में कौन से आयन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें बात हो रही है, यहाँ पे इन सेल की बात हो रही है। ठीक है, तो इन सेल में अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो इन सेल में पाया जाता है आपका क्या पाया जाएगा। ठीक है, इसमें हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है, और पोटेशियम तो एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पोटेशियम के पास पाया जाता है सोडियम। ठीक है, Na+, और उसके बाद क्या पाया जाएगा, Ca। ठीक है, तो अगर पूछता है कि एन सेल में कौन से बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं या कौन से आयन प्रेजेंट होते हैं, तो पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम।
ठीक है, तो ये चीजें हो जाती है। ठीक है, क्लियर है ना इतना? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। बेसिक पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो आपको इजीली वे में आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बेसिक लाइफ है। ठीक है, बेसिक लाइफ है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है क्या है कि जो 96%, ठीक है, क्या है 96% है पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, क्या होते हैं 96 पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, मतलब कहने का मतलब अभी तक हमने तो देख लिया था। ठीक है, जो ये हमारा प्रोटोप्लाज्म एक्चुअली में जो होता है वो 96%। देखो वहां पे जो हमारा क्या था, जो 7 to 90% था वाटर। ठीक है, जो 70 to 90% क्या था वाटर, उसके किसमें कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म में। तो वाटर को हम बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर नहीं रीड करेंगे। क्यों नहीं रीड करेंगे? क्योंकि वाटर के अंदर कार्बन की क्वांटिटी नहीं होती, कार्बन नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका क्या है H2O, H2O में कार्बन है नहीं है, तो जब कार्बन नहीं है तो वाटर को रीड बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर नहीं करेंगे। क्लियर है ना? तो इसलिए अब बात ये हो रहा है कि 96% पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ, तो इसमें कौन से जो 96% पार्ट होता है किसका, प्रोटोप्लाज्म का, जो होता है CHO एंड N। C को आपको पता भी होगा लेकिन हम लिख दे रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो अब इसमें हम देखेंगे कि जो 96% पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म होते हैं ये क्या कितने कितने पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो कार्बन होता है वो 18% होता है, हाइड्रोजन क्या होता है 0.3 to 11%। ठीक है, इसके बाद जो ऑक्सीजन होता है 65%। ठीक है, नाइट्रोजन कितना होता है, ठीक है, नाइट्रोजन होता है 0. या कह सकते हो 3.3%। ठीक है, क्या होता है 3.3%। क्लियर है ना? तो अब एवरेज मान लीजिए तो टोटल कितना हो रहा है 96%। ठीक है, तो अब ये होते हैं कुछ क्या होते हैं पार्ट ऑफ, इसमें से सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है ओवरऑल देखा जाएगा, इनमें से सी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनमें से जो सबसे ज्यादा क्या है ऑक्सीजन पाया जा रहा है ना इस प्रोटोप्लाज्म में। तो प्रोटोप्लाज्म में ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में। ठीक है, क्या पूछा जाता है हम उसको नोट करके बताएंगे। तो ओवरऑल ये आपका सिनेरियो है। क्या सिनेरियो था, सबसे पहले हमने प्रोटोप्लाज्म के बारे में देख लिया था। सेकंड में हमने देखा था कि कंपोजिशन प्रोटोप्लाज्म की क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, और उसके बाद उस कंपोजिशन में हमने क्या देखा था कि जो इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं वो कौन कौन से इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं। ठीक है, बेसिक है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दो टाइप्स के आयन होते हैं, एक्स्ट्रा और इंट्रा। ठीक है, उनमें से जो सेल में होता है, ठीक है, वो भी हमने रीड कर लिया था। इसके बाद हमने देखा कि प्रोटोप्लाज्म जो 96% होता है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अदरवाइज फिर दूसरा हमारा जो टॉपिक है क्या है वो देखते हैं, क्या देखते हैं कि जो ये ऑक्सीजन है, एक नोट करके हम आपको लिखवाते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसके लिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या है वो। नोट करके, ठीक है, आप क्या लिखेंगे, मोस्ट abundant of element, most abundant of element of living matter। ठीक है, क्या होता है, मैंने क्या क्वेश्चन है कि मोस्ट अबेंडेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ लिविंग मैटर, लिविंग मैटर का सबसे मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, तो जस्ट अभी मैंने बताया था ना कि जो 96% में सबसे ज्यादा किसकी रिस्पॉन्सिबल होती है, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, क्या किसका वर्क सबसे ज्यादा होता है, तो उसका वर्क होता है ऑक्सीजन। ठीक है,
वही तो हमारा लिविंग मैटर्स है, ऑक्सीजन। ठीक है, देन एक ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछेगा कि मोस्ट अबंडेंट ऑफ केमिकल ऑफ लिविंग मैटर। ठीक है, अभी क्या है भाई, यहाँ पे क्या बात है कि यहाँ पे तो हमने एलिमेंट के बारे में पूछा। देखो आपको टॉपिक थोड़ा सा देखना है। यहाँ पे मैंने एलिमेंट को पूछा, जस्ट ऑक्सीजन। यहाँ पे मैंने बस केवल किसको पुटअप किया है, केमिकल्स को। तो जस्ट यहाँ पे केमिकल्स हो रही है। हमने कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लान के बारे में देखा था, तो वहां पे एक केमिकल था जिसका नाम था वाटर। तो वाटर क्या है, द केमिकल्स है। तो यहाँ पे हो जाएगा H2O, क्या हो जाएगा, वाटर। ठीक है, क्लियर है ना, बहुत इजी, बेसिक, समझ में आ रहा है ना, सब समझ में आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ पॉइंट को। जैसे मान लीजिए कि ये जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स होता है ना, इसको हम अदर लैंग्वेज में भी लिखते हैं। इसका एक नाम और होता है जिसका नाम है मेटालॉइड्स। क्या कहते हैं, मेटालॉइड्स। ठीक है, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्या अब बायोमोलिक्यूल्स का जो अदर नेम है क्या है, मेटालॉइड्स। ठीक है, मेटालॉइड्स। अब बात करते हैं यहाँ पे मेटालॉइड्स है, ठीक है, सॉरी मेटालॉइड्स कहते हैं, मेटाबोलाइट्स कहते हैं, सॉरी मेटाबोलाइट्स, मेटाबोलाइट्स। ठीक है, मेटाबोलाइट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अब हमको क्या बात करना है कि अभी तो मैंने सारे प्रोटोप्लान की बात की कि जितने भी लिविंग मैटर्स होते हैं उनके अंदर पाया जाता है प्रोटोप्लान। ठीक है, अब वो ऑर्गेनिक में होते हैं, उनका कंपोजिशन होता है कि प्रोटोप्लान के अंदर क्या क्या पाया जाता है, लिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, अदर। ठीक है, ये सब चीज ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या बात करना है, इसके बाद हमको देखना है कि अब हम प्रोटोप्लान को कैसे रीड कैसे करेंगे, उसके बारे में हमको पता कैसे चलेगा, क्या क्या करें उसके लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमको करना पड़ेगा क्या, एनालिसिस। अब एनालिसिस किसका करेंगे, हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले उस सेल से, किसी भी सेल से हम क्या करेंगे, उसको किसको, प्रोटोप्लान को एक्सट्रैक्ट करेंगे, तभी तो हम एनालिसिस कर पाएंगे ना। ठीक है, तो पहली पॉइंट यहां पे बनेगा, क्या बनेगा कि एक्सट्रैक्ट एंड एनालिसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसी भी सेल से उस प्रोटोप्लाज्म को हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद हम उसका एनालिसिस करेंगे, किसका, बायोमोलिक्यूल्स का एनालिसिस करेंगे। क्लियर है ना। ठीक है, तो अब हम एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे भैया, ये तो पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा, उसके बाद क्या होंगे, एक्सट्रैक्ट a piece of tissue। क्या कहते हैं, टिश्यू की एक पीस से हम उसको क्या करें, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमने टिश्यू लिया, ठीक है, और टिश्यू एक पीस टिश्यू का टुकड़ा लिया, ठीक है, उसके बाद उसका उसमें से हमको करना है। ठीक है, तो अब उसको क्या करेंगे, उसको क्रशिंग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, क्रशिंग, किसका, टिश्यू का क्रश करेंगे ना, मतलब जैसे मिक्सिंग होता ना, तो ग्राइंडर में मैंने डाल दिया। ठीक है, तो वैसे क्या करेंगे हम, क्रशिंग द टिश्यू या सेल, टिश्यू भी क्या कह सकते हैं, इसको सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या क्रश कर दिया, और क्रश करने की बाद क्या करेंगे भाई, उसमें हम कुछ केमिकल्स का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, केमिकल्स को उसमें डिजोल्व करेंगे, तभी हमको कुछ चीजें दिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं दिख पाएगा। ठीक है, तो डिजॉल्विंग देन इट, या डिजॉल्विंग इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक, किसमें डालेंगे भाई, डिजॉल्व करेंगे
ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड को उसमें क्या करेंगे, डिजोल्व करेंगे। किसमें, उस सोल्यूशन में, किसमें, जो हमने क्रश किया है। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं कि अब एक्चुअली में ट्राइक्लोरिक एसिड यहाँ पे इंटू हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं CCl3COOH। इतना भाई तो केमिस्ट्री आपको पता ही भी होगा। ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, ये होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे भाई, इसका फिल्टर करेंगे। भाई देखो हमने क्या किया, एक टिश्यू लिया और इस टिश्यू को हमने क्रश कर दिया। क्रश करने का उसको डिजोल्व करने के लिए हमने क्या डाला, ट्राइक्लोरिक एसिड डाला। अब उसके बाद उसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, तभी तो हमको मिलेगा। ठीक है, देन इसके बाद फिल्टर द कॉटन पेपर। किस पे, कॉटन पेपर लेंगे, उससे हम क्या करेंगे, इसको फिल्टर करेंगे। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे, फिल्टर कर लिया, फिल्टर करने के बाद हमको क्या देखने को मिल रहा है, इसमें 2 पॉइंट बनेंगे। ठीक है, क्या मिलेगा, एक तरह से एसिड सॉल्यूबल, दूसरा मिलेगा हमको एसिड इनसॉल्यूबल। दैट मीन्स हम किसी चीज को, किसी मान लीजिए हमने एक बीकर ले लिया और बीकर के ऊपर हमने क्या कर दिया, एक फिल्टर पेपर लगा दिया, कॉटन पेपर। ठीक है, कॉटन पेपर फिल्टर लगाने को, उसके बाद हम उस सोल्यूशन को उसके अंदर डिसॉल्व करें, मतलब डाल लें। ठीक है, अब उसके बाद जो ड्रॉप अंदर चला जाएगा तो वो एसिड सॉल्युबल है, और जो ऊपर रुक जाएगा वो इनसॉल्युबल है, मतलब वो अंदर नहीं जा पाया। सारे के सारे तो एसिड ही है ना। ठीक है, जो अंदर डिसॉल्व कर जाएगा तो उसको बोलेंगे एसिड सॉल्युबल, जो डिसॉल्व नहीं कर पाएगा वो क्या जाएगा, इनसॉल्युबल। ठीक है, तो ये एसिड सॉल्युबल को कहते हैं हम माइक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्लियर है। और इसको हम क्या बोल देंगे, मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब पॉइंट की बात हो रही कि अब क्या बात करना है। ठीक है, तो अभी जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स होती है, इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना था कि ये एसिड को डिसॉल्व कर गए, मतलब एसिड में सॉल्युबल हो गए। ठीक है, तो इनकी जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, कितना होता है, 18 to 800 डाल्टन। ठीक है, मतलब 8 से 1800 डाल्टन, मतलब बहुत ही ज्यादा नहीं होते हैं। और इनका हम EFW से लिख लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट इनका होता है 10,000 और मोर डाल्टन। ठीक है, माइक्रो है, थोड़े से लार्ज क्वांटिटी में है, इसलिए उनका 10,000 या मोर डाल्टन है, और इसके अंदर 18 to 800 डाल्टन है, तो जाहिर सी बात ये मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, अब इसका एग्जांपल्स क्या होगा भाई, इसके एग्जांपल में देखिए, इसके एग्जांपल तो छोटे छोटे हैं, तो जाहिर सी बात है इसका एग्जांपल भी कुछ छोटा ही आपके पास आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल्स अमाइनो एसिड्स, ठीक है, अमाइनो एसिड आ जाएगा। इसके बाद और भी क्या जा सकते हैं, सिंपल शुगर, क्या जाएगा, सिंपल शुगर के बाद भी और भी नाम आ जाएंगे। सिंपल शुगर के बाद रिप्रेजेंट करेंगे हम किसको, विटामिन, ठीक है, और भी कुछ आएंगे, सिंपल शुगर्स, अमाइनो एसिड, और क्या हो सकते हैं, अगर एक चीज हो सकती है, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ता होगा, नाइट्रोजन बेस और न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, सिंपल सीधे सुनिए, एसिड सॉल्युबल्स को माइक्रोमॉलिक्यूल्स करते हैं। इसकी मॉलिक्यूलर वेट है 18 to 800। ठीक है, डाल्टन्स। एग्जांपल से अमाइनो एसिड्स, सिंपल शुगर, विटामिन, नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स। ये हमारे पास इसके एग्जांपल्स हैं, जो कि क्या है, एसिड सॉल्युबल है। अब दूसरा देखते हैं, एसिड इनसॉल्युबल्स की बात करते हैं। ठीक है, क्या होते हैं भाई एसिड इनसॉल्युबल्स, क्या होते हैं, इसको रफ कर देना है क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। ठीक है, ठीक है, इसको रफ ही कर रहे हैं।
ठीक है। हमारे पास दूसरा क्या था, एसिड इनसॉल्युबल, मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन या उसके मोल और मोल। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स हमने बात किया है। ठीक है, तो यहाँ पे बात आ जाएगी, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, पॉलीसेक्राइड्स। पहला क्या आ जाएगा एग्जांपल्स, पॉलीसेक्राइड्स। दूसरा क्या है, पॉलीसेक्राइड्स के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्या आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और भी कुछ आते हैं, क्या आते हैं, अब कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी है। देन आपके आ जाते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, और उसके बाद पॉलीसेक्राइड्स हो गया। ठीक है, अब इसके बाद एक आ जाता है हमारे पास लिपिड्स। ठीक है, लिपिड्स। देखिए इन सब का क्या होता है, ठीक है, इन सब का क्या होता है भाई, ठीक है, इन सब का क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 10,000 डाल्टन होना चाहिए, लेकिन इसका जो लिपिड्स होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 800 डाल्टन। क्या होता है, 800 डाल्टन। लेकिन तब भी क्या होता है, लिपिड्स को हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कंसीडर करते हैं। क्यों, क्योंकि ये कैसा होता है, ये वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हम सबसे पहले जो डिजोल्विंग किया था हमने, ठीक है, वाटर में डिजोल्व किया था, तो वाटर में डिजोल्विंग लिपिड्स नहीं कर पाता है, क्योंकि लिपिड्स एक्चुअली में फैट है, तो डिजोल्व नहीं कर पाता है। तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स होने के बावजूद भी, ठीक है, कहने का मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल, मतलब माइक्रो तो हो ही जाएगा, क्योंकि ठीक है, क्योंकि इसके डाल्टन्स के कंपेरिजन में देखा जाएगा तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आता है, बट ये डिजोल्व नहीं कर पाता है, ऊपर ही रह जाता है। ठीक है, कॉटन पेपर के फ्रंट में ऊपर ही रह जाएगा, तो डिजोल्व, इस वजह से इसको कहां पे रखा गया है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि 800 डाल्टन्स के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 800 जो लिपिड होता है, ये लिपिड माइक्रो मॉलिक्यूल्स है या मैक्रो मॉलिक्यूल्स है या माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स है या क्या आता है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स या माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इनमें कुछ में पाया जाता है। ठीक है, यह पूछ लेता है कि 800 डाल्टन्स है तो क्या होगा, ये माइक्रो होगा या मैक्रो होगा। क्लियर ना, ठीक, तो कितना आएगा, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। ये क्या हम देखें, पार्ट हमने क्या देखा, ये हमने देखा है कि जो हमारे पास कैसे हम इसका एक्सट्रैक्ट करेंगे एज अ प्रोटोप्लाज्म से। ठीक है, तो मतलब बायोमोलिक्यूल्स में हमको प्रोटोप्लाज्म का अगर मुझे रीड करना है, उसके बारे में पता करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, पहचानेंगे ना, लाएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये ओवरऑल सिनारियो है, आपको हर चीज के बारे में पूरी कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ छुपता नहीं है। ठीक है, तो आपको देखना है। ठीक है, अब ये जो हमारा मेटाबोलाइट्स है, ठीक है, क्या है, मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो इस मेटाबोलाइट्स को, ठीक है, इस मेटाबोलाइट्स को क्या किया गया भाई, डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड किया। बेसिस क्या है, बेसिस डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शन। ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शन, मतलब इसका बेसिस क्या, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। ठीक है, दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और उसके हम फंक्शन को भी हम रीड करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। दूसरा क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, अब प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप्स के हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ठीक है, अब ऐसे होता क्या भी, इसमें क्या बात होती क्या है, एक्ट एज रीचेज। पहला पॉइंट, एक्ट एज रीचेज और प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट एज
मेटाबॉलिज्म, ठीक है, प्रोडक्ट एट मोटा, देखो कहने का तो यहाँ पे रीचेज हो रही है, प्रोडक्ट का मेटाबॉलिज्म पूछ रहा है, ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म या मैं कह सकते हो मेन मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, ठीक है, क्या कह सकते हो एज मेन मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, ठीक है। क्या होता है, जो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म होता है ये इसका जो प्रोडक्ट होगी उसको क्या होंगे, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन करेगा, ठीक है। उधर सीधे पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दे आर प्रोड्यूस्ड एज बाई प्रोडक्ट, दे आर प्रोड्यूस्ड एज बाई प्रोडक्ट। क्या कह रहा है भैया, ये देखो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा था, दे आर रीचेज आर प्रोड्यूस एज मेन मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, ठीक है, और उसमें क्या कर रहा है कि दे आर प्रोड्यूस ऑफ बाई प्रोडक्ट्स, ठीक है, बाई प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, क्या कर रहा है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। क्लियर, तो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म और दूसरी देखो एक्चुअली में है सब बायोमोलिक्यूल्स है, ठीक है, बस उसके यहाँ पे हम कंफर्म करना चाहते हैं एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। और ये जो हमारे पास जो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म होती है सभी सेल में पाई जाती है, तो क्या लिख सकते हैं, यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, ठीक है। और ये क्या होगा भाई, they are present in some cells, ठीक है। ये क्या होते हैं, दे आर प्रेजेंट यूनिवर्सली सभी सेल में पाया जाता है, और फिर क्या होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन सम सेल में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद इसके जो फंक्शंस होते हैं किसके, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म के, ठीक है, तो फंक्शंस आर वेल नोन, इसके फंक्शन बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है, आपको दिखता है, ठीक है, लेकिन इसका जो फंक्शन होता है, फंक्शंस आर नॉट वेल नोन, ठीक है, क्लियर है ना, सीधे सीधे पढ़ो। ये क्या होता है, ये मेन मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होता है, ये बाय प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होता है। ये सभी सेल प्राइमरी मेटाबॉलिज्म यूनिवर्सली प्रेजेंट ऑल सेल्स सब में प्रेजेंट होता है, बट ये क्या होता है, ये सभी सेलों में सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म का प्रेजेंटेशन नहीं होता है, सभी में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। किसी वो हर जो जिसमें पाया जाएगा उसका एक स्पेशल फीचर्स होगा, ठीक है। उसके बाद इसके जो फंक्शंस होंगे ये आपको वेल नोन होंगे, आपको पता होगा, सब कुछ होगा, बट इसके फंक्शन आर नॉट वेल नोन, नहीं जान मतलब वेल नोन नहीं होते, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं भाई, इसके एग्जांपल, ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स है अमाइनो एसिड्स, ठीक है, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ठीक है, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए, विटामिन्स, एक्सेट्रा जितना भी है, ठीक है। तो अमाइनो एसिड, प्रोटीन, लिपिड, डीएनए, आरएनए, विटामिन एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब एक्चुअली सब में पाए जाते हैं ना, सभी सेल में पाया जाता है, सभी सेल को हम कंसीडर करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो क्या है, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इसके बाद सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा इसको चार्ट बनाकर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है, सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ओके, ठीक है। तो चलिए सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। अब
इसको चार्ट बना के हम देख लेते हैं, ठीक है। तो एक तरफ बनाएंगे हम कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और इस तरह से क्या लिखेंगे भैया हम एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब एग्जाम्पल, ठीक है। तो बेटा अब इसके लिए क्या करेंगे, सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म को हम रीड करने के लिए भाई उसको तो मैंने प्राइमरी मेटाबॉलिज्म को आपको अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, विटामिन, डीएनए, आरएनए सब कुछ बता दिया, ठीक है। लेकिन इसके लिए इसके एग्जाम्पल्स थोड़े से ज्यादा हैं, ठीक है, लॉन्ग है, ठीक है। तो इसलिए हम इसके लिए एक ट्रिक बनाया है। क्या बनाया है, तो ट्रिक को हम नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। क्या है, जैसे सबसे फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है, सबका भाई चाहता फेवरेट एक्ट्रेस है, एक्टर नहीं एक्ट्रेस, ठीक है। तो सबको पता होगा, सबका इंटरेस्टिंग होगा, सबके लिए इंटरेस्ट होगा उस एक्ट्रेस के बारे में। तो यहाँ पे ट्रिक लिख दे रहे हैं छोटा सा, क्या है, दीपिका पादुकोण इज, ठीक है। दीपिका पादुकोण एक प्रीमियर लीग में जा रही थी, तो वहां पे उसको क्या हो गया था, लेट पहुंची, ठीक है। तो वही ट्रिक क्या है कि दीपिका पादुकोण इज लेट प्रीमियर, ठीक है। तो DPLATER, ये है ट्रिक, ठीक है। तो दीपिका पादुकोण इज लेट प्रीमियर, तो उसकी जो प्रीमियर थी वो क्या हो गया, लेट हो गया या पहुंची, जो भी आप समझ जाइए, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है, ठीक है। तो नंबर 1 डी से हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ड्रग, ठीक है। अब ड्रग की बात हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ड्रग के एग्जाम्पल कौन सा होता है, ठीक है। तो ये आपके बारे में ड्रग तो नाम पहले भी सुना होगा। पहला जो हमारा ड्रग का एग्जाम्पल है करक्यूमिन, क्या होता है, करक्यूमिन, ठीक है। ये करक्यूमिन होता है क्या भाई, करक्यूमिन होता है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी पार्ट्स होता है, ठीक है, जो कहां पे पाया जाता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम करक्यूमिन प्लांट्स, करक्यूमिन प्लांट्स। ये कहां पे पाया जाता है भाई, कहां से निकाला जाता है किसको, करक्यूमिन को, कहां से पाया जाता है, ये एक एंटी इंफ्लामेटरी मतलब क्या होता है, ड्रग है, ठीक है। ड्रग होता है जिसको ऑब्टेन कहां पे किया जाता है, करक्यूमिन प्लांट से डिस्कवर किया था, ठीक है। दूसरा क्या है, बिनब्लास्टिक, ठीक है। ये क्या है, ये भी मान लीजिए पार्ट छोड़ दीजिए, ड्रग ही लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये क्या है, एंटी कैंसर ड्रग, क्या था भाई, ये एंटी कैंसर ड्रग होता है। बिनब्लास्टिक, कैंसर के लिए इसको हम मेडिसिन में यूज करते हैं, ड्रग में क्या है, बिनब्लास्टिक, ठीक है। ये कौन सा प्लांट होता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है, बिनका रोजिया प्लांट, ठीक है, बिनका रोजिया प्लांट्स, ठीक है। ये हो गया, ये तो ड्रग्स हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हमारे पास, पी फॉर पादुकोण, तो पी फॉर क्या हो जाएगा भाई, पी फॉर, अब यहां पे प्रोटीन तो आएगा नहीं भाई, प्रोटीन तो नहीं आएगा, तो देन है आपका हमारे पास पिगमेंट, क्या आएगा, पिगमेंट्स। तो दो टाइप्स के पिगमेंट्स, एक होता है कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास एंथ्रोसाइनिन, ठीक है। कैरोटीनॉइड्स इन प्लांट्स में होता है, ठीक है। और एंथ्रोसाइनिन पाया जाता है इन सेप वैक्यूल्स में, कहां पे, इन सेप वैक्यूल्स में, ठीक है। और ये इसका काम क्या होता है, एंथ्रोसाइनिन का, ये जो फ्लावर होते हैं उनको कलर प्रोवाइड करता है, कौन करता है, एंथ्रोसाइनिन। ये प्लांट के सेल, प्लांट का जो सेल वॉल होता है, ठीक है, तो प्लांट का सेल होता है, ठीक है, उसके अंदर जो सेप वैक्यूल्स होता है वो
रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लावर के कलर के लिए, ठीक है। तो जो उसमें जो पाया क्या जाता है वो एंथ्रोसायनिन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पिगमेंट्स हो गए। देन दूसरी चीज हम क्या देखेंगे, पी तो हो गया, एल फॉर क्या हो जाएगा, एल फॉर लेस्थिन, क्या हो जाएगा, लेक्टिन्स। लेक्टिन्स क्या होता है भाई, लेक्टिन्स एक टाइप का प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन है, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अब ये जो लेक्टिन्स होता है इसमें हमने जो एग्जांपल देखा कॉनकैनावेलिस, कॉनकैनावेलिस, ठीक है। अब कॉनकैनावेलिस ए, ठीक है, ये है एक टाइप का लेक्टिन्स है, ठीक है, जिसका रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, मतलब कॉनकैनावेलिस एक तो है, ठीक है। तो अब ये क्या होता है कॉनकैना, एक ये ऑब्टेन फ्रॉम जैक बीन्स, किससे ऑब्टेन किया गया है, ऑब्टेन फ्रॉम जैक बीन्स, ठीक है। तो जो कॉनकैनावेलिस है, कॉनकैना, ठीक है, कॉनकैनावेलिस। अब ब्लड का डिस्कवर किसने किया था, पता होगा, आप सबको पता होगा कि ब्लड का डिस्कवर लैंड स्टीनर ने किया था, ठीक है। तो लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप भी डिस्कवर किया था, ए बी ओ और ए बी, ठीक है। तो इसको क्या होता है कि जो लैंड स्टीनर ने, ठीक है, क्या थे, लैंड स्टीनर, ठीक है, लैंड स्टीनर ने इज डिफरेंशिएट बिटवीन ए एंड बी ब्लड, ठीक है। तो ए और बी ब्लड ग्रुप को डिफरेंशिएट करने के लिए लैंड स्टीनर ने कॉनकैनावेलिस का यूज किया था, ठीक है। क्लियर है, सीधा सीधा पॉइंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेक्टिन्स हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है, क्या आता है, एल्केलॉइड्स, ठीक है। लास्ट में नहीं, अभी एल ये हुआ है, ठीक है, एल ये हो गया, ए वो आना है, एल्केलॉइड्स, एल्केलॉइड्स। अब एल्केलॉइड भाई सब केमिस्ट्री वाले हैं, सबको केमिस्ट्री आती होगी इतने। तो केमिस्ट्री में एल्केलॉइड्स में क्या आता है, सबसे पहला कैफीन, ठीक है, ये भी एक नशा है, कैफीन, ठीक है। दूसरा है मॉर्फिन, ठीक है। अब कैफीन किसे पाया जाता है, इन टी एंड कॉफी, ठीक है। और मॉर्फिन इन ऑब्टेन फ्रॉम पॉपी प्लांट, ठीक है। क्या होता है, पॉपी प्लांट्स। तो मॉर्फिन जो मिलता है किससे होता है, पॉपी प्लांट्स। मॉर्फिन एक टाइप का, इसमें हम सबसे पहले जो हमारा जो ड्रग लेते थे सबसे पहले पेन किलर के लिए, ठीक है, तो उसमें मॉर्फिन की क्वांटिटी होती थी, ठीक है। तो इसका जो यूज करते थे किसके लिए, ड्रग, मतलब कहने का जो ड्रग था वो एज अ पेन किलर में यूज होता है, एज यूज पेन किलर, ठीक है। पेन किलर के भी इसको लेते थे तो उसमें मॉर्फिन की क्वांटिटी होती थी, क्लियर है। तो ये हमने क्या देखा, ड्रग देखा, करक्यूमिन्स एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होता है जो कि करक्यूमिन प्लांट से पाया जाता है। दूसरा क्या है, विंड ब्लास्टिक होता है जो एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं, ठीक है, विंड का रोजिया प्लांट से मिलता है। जो हमारे पिगमेंट्स होता है कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो कि प्लांट सेल्स में होते हैं, प्लांट में होते हैं। और दूसरा एंथ्रोसायनिन वो कि जो प्लांट में तो होते हैं बट उसमें सेल वैक्यूल्स होते हैं, सैप वैक्यूल्स, ठीक है। इसके बाद हमारा जो लेक्टिन्स होता है वो कॉनकैनावेलिस होता है जो कि हमारी जैक बीन्स होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। कॉनकैनावेलिस को लेकर लैंड स्टीनर ने डिफरेंशिएट किया था ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी को। देन इसके बाद एल्केलॉइड सीधा सिंपल है, कैफीन और मॉर्फिन। कैफीन प्रोड्यूस होता है टी और कॉफी में, कॉफी से होता है। और इसके बाद मॉर्फिन होता है, पॉपी प्लांट से बनाया जाता है किसको, मॉर्फिन को, ठीक है। और इसका यूज किस लिए किया गया था, पेन किलर में यूज किया था। बच गया हमारे पास क्या, टी और ई और पी, ठीक है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा फिर से देखते हैं, ठीक है, रफ कर दे रहे हैं हम, ठीक है। पिगमेंट्स भी देख लिया, हटा देते हैं। लेक्टिन्स हो गया, ठीक है, ये हटा फिर कर दे रहे हैं इसको, हटाओ, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, टी, टी फॉर टॉक्सिन, ठीक है, टॉक्सिन। तो टॉक्सिन का पहला एग्जांपल है एब्रिस,
ठीक है, क्या होता है एब्रिस, और दूसरा होता है रिक्सिन। तो हमारे पास एग्जाम्पल है जो टॉक्सिन में काम करते हैं, ठीक है, रिक्सिन और एब्रिस। ठीक है, जो एब्रिन है, ठीक है, ये पहले एब्रिन, ठीक है, तो एब्रिन, तो ये जो ऑब्टेन फ्रॉम एब्रिस प्लांट, ठीक है, इसका जो एब्रिन जो हमारा टॉक्सिन है वो किससे मिलता है, एब्रिस प्लांट से, ठीक है, और जो रिक्सिन होता है ऑब्टेन फ्रॉम, ये किससे मिलता है भाई, तो इसका तो रिक्सिन हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, दूसरा नाम कुछ हो जाएगा, क्या, कैस्टर प्लांट। क्या से मिलता है, कैस्टर प्लांट से, ठीक है। टॉक्सिन हो गया, तो टॉक्सिन तो कुछ नहीं आपको, बस इसके एग्जांपल से एब्रिन एंड रिक्सिन ऑब्टेन फ्रॉम एब्रिस प्लांट, ऑब्टेन फ्रॉम कैस्टर प्लांट, कैस्टर ऑयल, ठीक, वाला प्लांट होता है। बचता है क्या हमारे पास, ई फॉर इसेंशियल ऑयल, ठीक है, इसेंशियल ऑयल, ठीक है। अब इसेंशियल ऑयल हमारे पास जो इसका एग्जांपल है, एक ही एग्जांपल दिया गया है, ठीक है, जिसका नाम है लेमन ग्रास ऑयल, ठीक है, क्या है, लेमन ग्रास ऑयल, ठीक है। और ये क्या पाया था, इसका जो ऑब्टेन होता है एक प्लांट से जिसका नाम है ऑब्टेन फ्रॉम सिम्पोपोगेन, किससे मिलता है, सिम्पोपोगेन से, ठीक है, इंपॉर्टेंस है, ठीक है, किससे मिलता है, जो इसेंशियल ऑयल है, इसेंशियल ऑयल का मतलब बहुत ज्यादा सेंट्रल और परफ्यूमेटेड होता है, ठीक है, जो लेमन ग्रास ऑयल से बनाया जाता है, ऑब्टेन फ्रॉम कौन से प्लांट से होता है, सिम्पोपोगेन से, ठीक है। इसके बाद लास्ट हमारा बचता है पी फॉर पॉलीमर, पॉलीमर में आपने सबको पता होगा, पहले आता है रबर, देन गम, ठीक है, देन इसके बाद सेलुलोज, ठीक है, ये हो गए हमारे पास सारे के सारे आज, ठीक है। तो ओवरऑल हमने सारा बायोमॉलिक्यूल के जितने भी बेसिक थे सारा हमने रीड कर डाला, ठीक है। हमने पहले देखा कि लिविंग मैटर्स में हमारे पास क्या आते हैं, तो लिविंग मैटर्स में हमारे पास आते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म का हमने कंपोजिशन देख लिया, एक्चुअली में सारे कंपोजिशन देख लिया कि वाटर्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स कितने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कितने होते हैं, ठीक है, पूरी की पूरी हमने परसेंट देख लिया, जिसमें से हमने बोला कि जो वाटर है वो ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, केमिकल्स है भाई, H2O केमिकल्स है ना, ठीक है, तो उसको मैंने वहां से हटा दिया क्योंकि उसको हमको रीड ही नहीं करना है अदरवाइज, ठीक है, तो उसको हमको लेने से क्या बात है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा कि 90% जो 96% होते हैं प्रोटोप्लाज्म के कंसिस्ट ऑफ किससे बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जिनमें से ऑक्सीजन की परसेंट ज्यादा होती है एज ए प्रोटोप्लाज्म में, जिसमें 65% होती है। फिर उसके बाद हमने क्या बोला कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स ऑफ लिविंग मैटर क्या होता है, तो आपने बताया ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला कि मोस्ट अबंडेंट ऑफ केमिकल्स इन लिविंग मैटर्स क्या होता है, तो होगा क्या होता है, H2O। इसके बाद हमने क्या बोला कि जो अगर हम अब अब हम क्या कहते हैं, अगर हमको रीड करना है किसके बारे में, प्रोटोप्लाज्म के, तो उसको सबसे पहले हमारे पास होना तो चाहिए प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो उसको हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया एक लिविंग मैटर से, ठीक है। अब उसके बाद जब एक्सट्रैक्ट कर लिया तो उसको हमको मिल गया, उसके बाद सारा का सारा फंक्शन बता दिया गया, कैसे एक्सट्रैक्ट किया, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड कॉम्बिनेट हो रहा, ठीक है। तो ये सारे के सारे ओवरऑल सिनेरियो यहां तक था, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जहां तक मेरा प्रयास था हमने बहुत अच्छे ढंग से उसको प्रिपेयर तरह से एक ट्रिक के हिसाब से भी समझाया जो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर से मिलेंगे, ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।